गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्लियर है? इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे द कॉजेज फॉर द ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि जो रिवॉल्ट हुआ उसके पीछे कॉजेज क्या क्या थे। क्लियर है? जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में पढ़ा कि जो पॉलिटिकल क्या राजनीतिक क्या क्या कारण रहे जो ब्रिटिशर्स ने जो लैंड्स को क्या किया, एक्सटेंशन किया लैंड्स का, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मैंने बताया था जैसे कि आप लोगों को कि हम लोग इसमें कई सारे कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से रिवॉल्ट 1857 हुआ। क्लियर है? तो दूसरा हमारा जो कॉजेज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। दूसरा हमारा कौन सा कॉजेज़ है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। एज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ के बारे में और मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ का मतलब हो गया प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण मतलब समझिए कि जो इंडियंस थे, जो सिविल उस समय पे जो प्रशासन चलता था उसमें जो सिविल सर्विसेज थी, उसमें जो मिलिट्री थी, उसमें जो पुलिस थी, इन पुलिस में, मिलिट्री में और सिविल सर्विसेज में कुछ दिक्कतें थी। वो दिक्कतें क्या थी वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा क्या थी कि ऑल द हायर पोस्ट, जितनी भी हायर पोस्ट थी सिविल सर्विसेज में या फिर मिलिट्री में, जितनी भी हायर पोस्ट थी वो क्या थी? वो रिजर्व थी, है ना? ऑल द हायर पोस्ट अंडर द सिविल एंड द मिलिट्री, किसमें? सिविल में और किसमें? मिलिट्री में, है ना? सर्विसेज में वर रिजर्व, वो रिजर्व थी किन के लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ध्यान से बात समझिए कि इन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया के अंदर जो प्रशासन चल रहा है, इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके अंदर जितनी भी सिविल सर्विसेज के अंदर या मिलिट्री के अंदर जो भी हायर पोस्ट पे जो भी व्यक्ति होगा वो रिजर्व था कि वहां पे कौन होगा? ब्रिटिशर ही होगा। इंडियंस, कोई भी इंडियंस क्या नहीं कर सकता था? हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच सकता था। तो इससे क्या होता होगा? इंडियंस के अंदर गुस्सा आता होगा, भाई देखो इंडियंस भी पढ़े लिखे हैं, इधर आपके ब्रिटिशर्स भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इंडियंस उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जबकि ब्रिटिशर्स वही वहां पहुंचेंगे। क्लियर है? तो क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के अंदर क्या दिक्कत थी कि ऑल द हायर पोस्ट अंडर द सिविल एंड द मिलिट्री सर्विसेज आर रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स। अब दिस कॉज द एंगर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? एंगर था किन के अंदर? अमोंग द एस्टोक्रेटिक इंडियंस। एस्टोक्रेटिक इंडियंस, ये समझना आपको एस्टोक्रेटिक इंडियंस कौन से हैं। एस्टोक्रेटिक इंडियंस बोलते हैं बेटा इंडियंस ही जो थोड़े से पैसे वाले थे या थोड़े से पढ़े लिखे थे या थोड़े से समझदार थे, और ऐसे इंडियंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोक्रेटिक इंडियंस। एस्टोक्रेटिक इंडियंस किनको बोलते हैं बेटा? जो इंडिया के ही थे लेकिन थोड़े से पैसे वाले थे, थोड़ा सा उनका क्या था? रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोक्रेटिक इंडियंस। तो गुस्सा था किन के अंदर? दिस कॉज द एंगर अमॉन्ग द एस्टोक्रेटिक इंडियंस क्लास विच वॉज डिप्राइव्ड टू पावर एंड पोजिशन। जिनको क्या नहीं मिल पा रही थी? पावर और पोजिशन नहीं मिल पा रही थी, उनके अंदर क्या था? गुस्सा था। देखिएगा, समझिएगा बात को कि जो एस्टोक्रेटिक इंडियंस थे वो क्या थे? अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छे समझदार थे, पैसे वाले थे, सब कुछ था। क्लियर है? लेकिन वो उन हायर पोस्ट पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे, उनको वो पावर मिल ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि वो पोजीशन क्या कर रखी थी? रिजर्व कर रखी थी किन के लिए? किन के लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। क्लियर है? तो देखिएगा द हायर, तो क्या होगा? द हायर पोस्ट अंडर द सिविल सर्विसेज में और मिलिट्री सर्विसेज में वो क्या थी? हायर पोस्ट रिजर्व थी किन के लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। और इसकी वजह से एंगर आया, एंगर था, दिस कॉज द एंगर, किन में एंगर था? अमॉन्ग द एस्टोक्रेटिक इंडियंस के अंदर। किन के अंदर? एस्टोक्रेटिक इंडियन क्लास के अंदर। विच डिप्राइव्ड, उनको क्या किया था? डिप्राइव किया जाता था किससे? पावर्स एंड पोजीशन। उनको डिप्राइव नहीं, उनको पोजीशन और पावर्स नहीं मिल पा रही थी। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट देखिएगा कि द चांसेस ऑफ द प्रमोशन। मान लेते हैं कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज में है या कोई व्यक्ति मिलिट्री में है तो उसके प्रमोशन होना चाहिए उसका, लेकिन उसके जो चांसेस होते थे प्रमोशन के वो लिमिटेड होते थे। कोई भी व्यक्ति प्रमोशन पाकर हायर पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता था। क्लियर है? द चांसेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडियंस इन बोथ सिविल सर्विसेज में या मिलिट्री सर्विसेज में वर वेरी फ्यू। बहुत कम चांसेस थे प्रमोशन होने के, बहुत कम। किसी का प्रमोशन होता था, वरना प्रमोशन होता ही नहीं था लोगों का। क्लियर है? तो वेरी फ्यू एंड नेग्लिजिबल, बहुत कम था या फिर था ही नहीं प्रमोशन होने के चांसेस। क्लियर है? द हाईएस्ट पोस्ट
देखिएगा इंडियन मिलिट्री में देखिएगा हाईएस्ट पोस्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री में है और प्रमोशन पाके वो किस पोस्ट तक जा सकता है, सिर्फ वो देखिएगा वो जा सकता है सिर्फ सूबेदार की पोस्ट तक। कहां तक जा सकता है बेटा? सिर्फ सूबेदार की पोस्ट तक। तो देखिएगा द हाईएस्ट पोस्ट फॉर द इंडियंस इन मिलिट्री वाज दैट और सूबेदार तक। एंड और सिविल सर्विसेज में कहां तक था? एंड इन द सिविल सर्विसेज वाज दैट द सरदार अमीन। कहां तक? सरदार अमीन तक पहुंच सकता है। बात समझिएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी अच्छा काम कर रहा है, कितना भी बेटर तरीके से काम कर रहा है, उसको हाईएस्ट पोस्ट मिल ही नहीं रही है। वो लास्ट कहां तक जा सकता है? सूबेदार बन सकता है मिलिट्री में। क्लियर है? चाहे उसने कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितना भी वो देश के लिए काम कर रहा है, कितना भी वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलिट्री में वो कहाँ किस पोस्ट तक जा सकता है? सिर्फ सूबेदार तक। क्लियर है? और सिविल सर्विस में कहाँ तक जा सकता है? वो सरदार अमीन तक। तो ये क्या थे? ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं जिससे लोग परेशान होंगे, जिससे जो इंडियंस होंगे वो क्या होंगे? परेशान होंगे। वो क्या होंगे? उनके अंदर गुस्सा होगा किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति। क्लियर है? तो ये क्या थे? इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे। आगे हम लोग देखने वाले हैं मिलिट्री कॉजेज। जो मिलिट्री थी यानी कि जो आर्मी थी उनकी, उन आर्मी के अंदर जो इंडियंस थे, उन इंडियंस के अंदर गुस्सा क्यों था ब्रिटिशर्स के प्रति। क्लियर है? तो देखते हैं कि मिलिट्री कॉजेज में एक ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नया रूल लाया गया बेटा। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नया रूल लाया गया और वो रूल क्या था कि क्रॉसिंग ऑफ द सी, कि आपको सी को क्रॉस करके जाना होगा, दूसरे देशों में जाना है आपको। किसको क्रॉस करके? सी को क्रॉस करके। अच्छा बेटा, उस समय पर क्या था? उस समय पर इंडियंस का मानना ये था, भारतीयों का मानना ये था कि अगर कोई व्यक्ति सी को क्रॉस करता है, अगर कोई व्यक्ति समुद्र को क्रॉस करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को और अपनी कास्ट को खराब कर रहा है। क्लियर है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस समय पर सी को क्रॉस करके दूसरे देशों में जाता था तो उस व्यक्ति को उसके धर्म से, उसकी कास्ट से बहिष्कार करना पड़ता था। ऐसा रूल था इंडियन सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? तो जब इस रूल को लाया गया, जब मिलिट्री के अंदर इस रूल को लाया गया कि न्यू रूल्स लाइक क्रॉस ऑफ द सी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश के द्वारा इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, किनको? धार्मिक सेंटिमेंट्स को। किनके धार्मिक सेंटिमेंट्स को? सिपाहीज, जो सिपाही थे उनके सिपाहियों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आहत किया, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया। क्यों किया बेटा? अब देखिए, सिपाही है, अगर वो बेचारा सी को क्रॉस करके जाएगा तो उसको उसके धर्म से, उसकी कास्ट से क्या कर दिया जाएगा? बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसको छोटा समझा जाएगा। क्लियर है? तो वो डरता था इस चीज को करने से कि मैं, वो क्या कहता था कि मैं सी को क्रॉस नहीं करूंगा। क्लियर है? और इन्होंने इस चीज को, इस न्यू रूल्स को उन्होंने लागू कर दिया, तो इससे क्या थे? ये लोग परेशान थे। देखिएगा हुआ क्या, व्हेन द सिपाही आस्क्ड टू फाइट फॉर द कंट्री, जब कब 1824 में बर्मा के साथ लड़ाई हुई। समझिए ध्यान से, 1824 में बर्मा के साथ लड़ाई हुई। किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स इंडियंस सिपाही को कहाँ लेके गए? बर्मा लेके गए। क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। क्लियर है? तो वो सिपाहियों को क्या, कैसे ले जा रहे थे? सी को क्रॉस करा के ले जाने वाले थे। क्लियर है? तो इस चीज को मना कर दिया किसने? इंडियन सिपाहीज ने। कि इंडियन सिपाहीज ने क्या कहा कि हम लोग सी को क्रॉस करके नहीं जाएंगे, हम लैंड के रूट से कहाँ जाएंगे? बर्मा जाएंगे। तो देखिएगा, व्हेन द सिपाहीज वर आस्क्ड, जब सिपाही से कहा गया टू फाइट फॉर अ कंपनी, वो कंपनी के लिए लड़े, कहां पर? बर्मा में। कब? 1824 में। दे रिफ्यूज्ड, तो उन्होंने मना कर दिया किस चीज को करने से? टू गो बाय द सी। देखिए, लड़ने से मना नहीं किया उन्होंने कहा है कि हम लोग लैंड रूट्स, हम लोग सी रूट्स के द्वारा नहीं जाएंगे, हम किसके द्वारा जाएंगे? दे प्रेफर्ड, उन्होंने किसको प्रेफर किया? गोइंग बाय द लैंड रूट्स, हम किसके द्वारा जाना पसंद करेंगे? लैंड रूट्स के द्वारा। तो उस समय तो ब्रिटिशर इनकी बात मान गए, बोला ठीक है चलो आप लैंड रूट्स के द्वारा जाना चाहते हैं, लैंड रूट्स के द्वारा चलो, लेकिन कम से कम लड़ने के लिए चलो। लोग चले गए। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ के लिए चाल चली। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये तो गलत है, कल को ये कुछ और कहने लग जाएंगे सिपाही। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने 1856 में एक नया कानून लेके आए। 1856 में ब्रिटिशर एक नया कानून लेके आए और इस कानून के अनुसार उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी में है तो उस व्यक्ति को ओवरसीज जाना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसमें है? आर्मी में है। अगर कोई व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो रहा है तो ये वो सोचकर भर्ती हो कि उसको ओवरसीज जाना पड़ सकता है, यानी कि सी को क्रॉस करके जाना पड़ सकता है। तो इन 1856 कंपनी
मेक न्यू लॉज, कंपनी ने नए लॉज बना दिए और क्या कर दिया उन नए लॉज में, क्या कंपलसरी कर दिया, इट कंपलसरी फॉर द आर्मी पर्सन, कि आर्मी पर्सन के लिए ये कंपलसरी है टू गो ओवरसीज, कि वो ओवरसीज उसको जाना पड़ेगा व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब। बात समझ में आई। तो इस चीज़ से क्या आया हुआ, जो मिलिट्री के अंदर जो सिपाही होंगे, जो आर्मी के अंदर जो सिपाही होंगे, उनके अंदर क्या आया होगा, गुस्सा आया होगा बेटा कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट करा रहे हैं, हमारे धर्म को खराब करा रहे हैं, हमारे कास्ट को खराब करा रहे हैं। क्लियर बेटा। तो इन सारी चीज़ों से इनकी जो लॉज जो बना रहे थे उनसे कह रहा था, मिलिट्री के लोगों के अंदर भी क्या था, गुस्सा था। क्लियर है। और दूसरा एक और रीजन था मिलिट्री के लोग और क्यों खिलाफ थे किनके, ब्रिटिशर्स के। वो देखिए कि एज द इंडियन सिपाही, जो इंडियन सिपाही थे किसमें, ब्रिटिश की मिलिट्री में, ब्रिटिश की आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे वो ज़्यादातर मोस्टली बिलोंग कहाँ से करते थे, विलेजेस से करते थे, विलेजेस विद एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। क्लियर है। सारे लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, ज़्यादातर विलेजेस से बिलोंग करते थे और उनका बैकग्राउंड क्या था, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड था। और आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे, ब्रिटिशर्स अलग अलग तरीके के रेवेन्यू लगा लगा कर क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे किनका, फार्मर्स का। तो जब फार्मर्स परेशान होंगे तो ये सिपाही भी तो वहीं विलेज से बिलोंग करते हैं, ये भी तो उनका भी तो बैकग्राउंड कहाँ है, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। तो ये लोग क्या थे, ये भी क्या थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे और इन्होंने सपोर्ट किया। दे फुल्ली सपोर्टेड द पीजेंट्स इन द रिवोल्ट। तो जब रिवोल्ट हुआ तो उस रिवोल्ट में इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में सपोर्ट किया किनको, पीजेंट्स को। समझ में आया बेटा कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज समझ में आई, मिलिट्री कोर्सेज समझ में आई। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज में क्या है कि जो हायर पोस्ट थी वो रिजर्व थी ब्रिटिशर्स के लिए, और जिसकी वजह से क्या था, एंगर था किनके बीच, किनके अंदर, एरिस्टोक्रेटिक इंडियंस के अंदर, क्योंकि उनको पावर और पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। दूसरा क्या था कि प्रमोशन के चांसेस जो थे वो बहुत कम थे और नेग्लिजिबल थे, बिल्कुल थे ही नहीं। मान के चलिए जो हायर पोस्ट थी किसमें, आपके इंडियन मिलिट्री में, वो कहाँ तक थी, सिर्फ सूबेदार तक थी। और जो सिविल सर्विसेज में जो हायर पोस्ट थी वो कौन सी थी, सरदार अमीन थी। ये क्या थे, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे। जब हमने मिलिट्री कॉजेज के बारे में पढ़ा, मिलिट्री कॉजेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो नया रूल लागू किया गया था कि सीज को क्रॉस करके हमें जाना है किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। उससे क्या हुआ, लोगों के जो सिपाही थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। क्लियर है। और जब उनको क्या कहा गया, जब ब्रिटिशर्स ने ये कहा बर्मा कि आपको बर्मा जाना है लड़ने के लिए 1824 में, तो उन्होंने क्या मना, रिफ्यूज़ कर दिया, क्या करना, रिफ्यूज़ कर दिया टू गो बाय द सी, कि सी के रूट्स वो नहीं जाएंगे। वो किसके द्वारा जाएंगे, वो लैंड रूट्स के द्वारा जाएंगे। लेकिन 1856 में फिर इस चीज़ को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई आर्मी मैन है तो उसको ओवरसीज जाना ही पड़ेगा। क्लियर है। और एक और कारण क्या था कि ये जो सिपाही थे, ये सारे सिपाही कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो मिलिट्री के अंदर जो सिपाही थे, ये सारे सिपाही कहीं ना कहीं विलेजेस से बिलोंग करते थे, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल पीजेंट्स को परेशान कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं ये भी लोग भी उन लोगों से जुड़े हुए थे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी अधिक मात्रा में सपोर्ट किया इनका, पीजेंट्स का। तो ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और मिलिट्री कॉजेज हो गए बेटा। आगे की वीडियो में हम लोग इसके इकोनॉमिक्स कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।